Hello students, welcome to DSEJ Online Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Muhammad Hafiz, teacher, High School Singpura, Zone Indarwal and District Kishtwar. So today, I am going to discuss with you a very interesting chapter of Social Science, Class 10, the making of a global world. I have divided this whole chapter into various sessions so that you can easily understand the whole chapter. So after the completion of this first session, you will be able to understand the meaning of globalization, the pre-modern world, flow of trade in 19th century, how world's economy takes shape in 19th century, and role of technology in transformation of the 19th century world. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट है उसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो हम जानेंगे पहले कि आखिर ये ग्लोबल वर्ल्ड होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर आप देख सकते हैं जिसमें मैंने सेंटर में ग्लोबल रखा है और साइड से मैंने यूरोप रखा है, एशिया रखा है, ऑस्ट्रेलिया रखा है। ठीक है, ये बहुत सारे मैंने आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स रखे हैं। तो ये कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड होता क्या है। तो द एंटायर वर्ल्ड विच इज़ इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज़ नोन एज ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले जो आज के टाइम में पूरी दुनिया जो है ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। इस चीज़ को आज आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास आज इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो इजीली आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। चाहे उस कंट्री का कल्चर हो, चाहे उस कंट्री का उसकी लैंग्वेज हो, या चाहे उस कंट्री के बारे में आपको एजुकेशन के बारे में आपको देखना हो कि वहाँ पे एजुकेशन पैटर्न कैसा है, आप घर बैठे ही इजीली जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो वो इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो ये वर्ल्ड जो है ये क्या बन गया, एक ग्लोबल विलेज बन गया हमारे सामने आज। ठीक है, तो यही होता है ग्लोबल वर्ल्ड कि आज के टाइम पे दुनिया जो है, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ग्लोबल वर्ल्ड से फिर एक छोटा सा कंसेप्ट निकलता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं, या वहाँ की गवर्नमेंट है, या वहाँ की कंपनीज है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ट्रेड होता है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। क्या एक्सचेंज ऑफ ट्रेड होता है? जो वहाँ के प्रोडक्ट्स से, सपोज वहाँ के कोई प्रोडक्ट्स से जो आज आपको इजीली इंडिया में अवेलेबल मिलते हैं, और ऐसे जब आप बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स आपको इजीली बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मिलते हैं। तो ये क्या होता है, ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ हमारा ट्रेड जो है वो ट्रेड ही नहीं बढ़ा, सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ा, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ आइडियाज़ का, बिलीव्स का, कल्चर का। जिसे अगर अभी यूरोपियन कंट्रीज से कोई हमारी कंट्री इंडिया में आएगा तो वो ज़रूर यहाँ के कल्चर को सीखेगा, तो वो ज़रूर यहाँ की लैंग्वेज को सीखेगा। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। तो आपको अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आज आपने सीखी कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ ट्रेड का एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे एक्सचेंज आइडियाज़ का होता है, बिलीव्स का होता है, कल्चर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मैंने एक माउस जो है, मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसमें मैंने लिखा है मेड इन जर्मनी। अभी सपोज आप सोचिए कि मैं JNK में रहता हूँ, मैं जम्मू में रहता हूँ, तो जम्मू में मेरे पास कैसे अवेलेबल हुआ ये जर्मनी का माउस? तो इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। ये जो ट्रेड है, जो बिजनेस की वजह से है, ईजिली क्या है, हम दूसरी कंट्रीज से वहाँ के प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं और यहाँ की चीज़ों को बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कराते हैं। ये सारा पॉसिबल जो हुआ है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक जो है कंसेप्ट जो है
समझ आए होंगे। तो अब आपको मैं एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए आज के टाइम में तो आप इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप आज से 200 साल पीछे जाएंगे तो 200 साल पहले जो दुनिया थी वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थी। लेकिन इससे पहले एक सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थी? अगर थी तो कैसे थी? तो ये क्वेश्चन मैं जो है आपसे पूछता हूँ, आप बच्चों से पूछता हूँ। आप क्या करें, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें कि आज से 200 साल पहले अगर हम जाएंगे तो रोड फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास एरोप्लेन्स नहीं थे, तो क्या ये दुनिया उस टाइम पर भी इंटरकनेक्टेड थी? तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स के साथ जो है डिस्कस करें। तो मैं भी आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा कि दुनिया उस टाइम में क्या इंटरकनेक्टेड थी, या अगर थी तो कैसे थी, तो मैं भी आपको थोड़ा बहुत तब तक बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अगर आप आज के वर्ल्ड की बात करोगे, ये प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड, या सिंपल आप कहेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब हुआ कि आज का जो टाइम है, इससे पहले का जो वर्ल्ड था उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि पुराने टाइम का जो वर्ल्ड था वो कैसा था। From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distance for knowledge, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। देखिए पुराने टाइम पर भी लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट करते थे, लेकिन उनका माइग्रेशन जो था वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का था। जैसे कोई मुसाफिर होता था, वो सफ़र करता था, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता था, ठीक है। इसी तरह प्रीस्ट जो होते थे या पिलग्रिम्स जो होते थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, ठीक है। जैसे यहाँ इंडिया में आप देखेंगे मुस्लिम्स जो होते हैं वो मक्का मदीना जो है वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो खाली अकेले तो नहीं जाते हैं ना, कुछ ना कुछ सामान तो उनको अपने साथ होता होगा। या उस टाइम में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो खाली तो नहीं जाते थे, वो अपने साथ खाना भी ले जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ वो अपनी स्किल्स भी ले जाते थे, यानी कि जो उनकी कंट्रीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होती थी, तो वहाँ के लोगों को बताते थे कि हमारे पास ऐसा आइडिया है, ठीक है। पैसा होता था, मनी होता था, उसको ले जाते थे, ठीक है। लेकिन साथ साथ में और वो क्या ले जाते थे, जर्म्स एंड डिजीज़ भी ले जाते थे। इस चीज़ को भी आप बहुत ही इजीली रिलेट कर सकते हैं, जिसकी आप देखेंगे कि जो कोविड-19 जो देखेंगे आज जो पैंडेमिक चल रहा है, ये स्टार्ट जो है चाइना के एक रीजन जहाँ पे वुहान कहते हैं वहाँ स्टार्ट हुआ, और देखते देखते जो है पूरी दुनिया में फैल गया। कैसे फैल गया? जब वहाँ का कोई आदमी जो है वो इंडिया में आया होगा या किसी और कंट्री में आया होगा, तो इससे जो है ये वायरस फैल गया। इसी तरह तरीके से उस टाइम पर भी क्या होता था, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे तो वो वहाँ पर भी डिजीज़ और जर्म जो है वो साथ ले जाते थे। तो इसमें एक टॉपिक है, नया टॉपिक, वो है हमारा सिल्क रोड्स लिंक द वर्ल्ड। तो उस टाइम पर भी क्या होता था, लोग जो कंट्रीज़ होती थी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी, और उस जो कनेक्शन थी जिससे वो जुड़े हुए थे उसको कहते हैं सिल्क रूट। और इसको सिल्क रूट क्यों कहते हैं वो हम आगे जानेंगे, तो इसके लिए आप मेरे से कनेक्टेड रहें। तो जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर चाइना है, इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये एशियन कंट्रीज, देखिए आप देखेंगे कैसे यूरोप के साथ जो है यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक रूट है जिस रूट से कनेक्टेड है। इस रूट को क्या कहते थे उस टाइम में? इस रूट को कहते थे सिल्क रूट। अब उस रूट को सिल्क रूट क्यों कहते थे? The Silk Route was a trade route that connects vast region of Asia with Europe and North Africa। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि एक रूट था जो एशियन कंट्रीज, सपोज हमारी कंट्री इंडिया है, चाइना है, इसको कनेक्ट करती थी यूरोप के साथ और यूरोप के बाकी देशों के साथ। और इसको सिल्क रूट इसलिए कहा जाता था क्योंकि मेजर रीजन पे सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पे ट्रेडिंग होती थी वो सिल्क की होती थी, ठीक है, जो जिसको हम रेशम कहते हैं, उसकी जो है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग होती थी। लेकिन सिर्फ सिल्क की नहीं होती थी, बाकी चीज़ों की भी होती थी, ठीक है। क्या क्या चीज़ों की इसके अलावा होती थी? फ्रूट्स की होती थी, वेजिटेबल्स की होती थी, ग्रेन्स होती थी, ठीक है। इस चीज़ों की जो है इन चीज़ों की जो है वो उस टाइम पे ट्रेडिंग होती थी। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, द क्रिएशन ऑफ सिल्क रूट इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वेलबींग्स इन रीजन्स डेट वर अलॉन्ग द रूट। अब देखिए, अब सपोज यूरोप से अब सपोज कोई चाइना आएगा, तो वो सीधा डायरेक्ट तो चाइना में तो नहीं आएगा ना। जब वो यूरोप से चाइना के लिए आएगा तो बीच में भी उसको बहुत सारी कंट्रीज़ पड़ेंगी। तो क्या होता था, उन जो बीच में जो कंट्रीज़ पड़ती थी वहाँ पर भी ट्रेडिंग होती थी, वहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स
वगैरह होता था, जिससे क्या होता था, उन कंट्रीज़ की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी होती थी, वो ज़्यादा बेहतर होती थी। तो ये जो था सिल्क रूट के बारे में मैंने आपको बताया। और साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्क रूट से क्या होता था, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ फ्रूट्स वगैरह इन चीज़ों का नहीं होता था, इससे और एक जो है एक्सचेंज होता था, वो क्या था, एक्सचेंज ऑफ रिलीजन, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ फिलॉसफी, एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेजेस, इन चीज़ का भी एक्सचेंज होता था। तो आई होप आपको जो है ये कंसेप्ट, सिल्क रूट कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है वो है फूड ट्रेवल। अब देखिए, अब अगर आपको पिछला कंसेप्ट समझ आया होगा तो आप इस चीज़ को भी इजीली समझ सकते हैं। वो क्या है, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल्ड। ठीक है, अब सपोज हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पर कोई ऐसी फसल जो है तैयार होती जो किसी मुल्क में या किसी दूसरी कंट्री में नहीं होती थी। तो जो ट्रेवलर यहाँ इंडिया से ट्रेवल करता था तो वो यहाँ से भी क्रॉप्स ले जाता था और वहाँ पे उसको क्या करता था, कल्टीवेट करता था। उससे क्या होता था, जो नए नए क्रॉप्स होते थी नई कंट्रीज़ में उनकी इंट्रोडक्शन होती थी। ठीक है, जैसे मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे न्यूडल्स हैं। ठीक है, नूडल्स जो है ये माना जाता है कि ये चाइना में बनती थी पहले, लेकिन जब ये दूसरी कंट्री, आज अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे तो आप दूसरी कंट्रीज़ में भी आप देखोगे नूडल्स, लेकिन उनका नाम जो है डिफरेंट होगा। या सपोज आप अभी इंडिया में रहते हैं, अगर आप जम्मू में रहते हैं या सपोज आप दिल्ली में रहते हैं, जब आप इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कुछ आपको ऐसा डिश मिलता है जो आप कहते हैं कि यार ये तो हमारे उधर भी बनता है, मगर जब आप वहाँ के लोगों को पूछते हो तो वो कहते हैं कि नहीं इसका नाम ये है, तो आप कहते हैं नहीं हमारे रीजन में तो इसका नाम ये कहा जाता है, लेकिन वैरायटी या फूड जो वो तो सेम है। वो क्या था, वो यही था कि पुराने टाइम पर भी क्या होता था, ट्रेवलर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करते थे, और ट्रैवलिंग के साथ साथ वो नए नए क्रॉप्स, नए नए फूड्स जो है उसको भी अपने साथ दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस कराते थे। इसी तरह देखिए आप, पोटैटोज़ हैं, टोमेटोज़ हैं, चिल्लीज़ हैं, ये माना जाता है कि ये पहले पुराने टाइम में इनकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं थी। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को, एक बहुत बड़े कंटिनेंट जो है अमेरिका, उसको जब डिस्कवर किया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत ऐसी किस्म की फ्रूट्स हैं, ऐसी किस्म के फल हैं, या ऐसे किस्म के जो क्रॉप्स है वो बनते हैं जो हमारी कंट्रीज़ में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो अपनी कंट्री में वापस आए तो उन्होंने उन चीज़ों को अपनी कंट्रीज़ में उगाना स्टार्ट कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है द आयरिश पोटैटो फेमाइन। एक छोटा सा कंसेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया और उसने देखा कि वहाँ पे ऐसी क्रॉप्स बनते हैं जो हमारी कंट्रीज़ में नहीं बनते, तो उसने क्या किया, जब वो यूरोप अपनी कंट्री वापस चला गया तो उसने वहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस कराया, और वहाँ के लोगों ने उन चीज़ों को इतना पसंद किया कि वो उन फूड्स पे ही डिपेंडेंट हो गए। जैसे पोटैटो, लोगों ने इतना ज़्यादा पोटैटो को पसंद कर दिया कि वो उन चीज़ों पर ही डिपेंडेंट हो गए, वो पोटैटो पे ही डिपेंडेंट हो गए। और एक टाइम ऐसा आया मिड 1840 में, जब पोटैटो की पूरी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से, और लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि उसकी वजह से हज़ारों के हिसाब से भुखमरी की वजह से लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि फूड जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ और कैसे लोगों ने इन चीज़ों को पसंद किया। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो है कन्क्विस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। तो हम देखेंगे ये कन्क्विस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड आखिर क्या है। In the 16th century, after European sailors found sea route to Asia, they discovered America. तो ये ऐसा कि आपको पता है कि 16th सेंचुरी में ही उन्होंने, जो यूरोपियन सेलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। और जब उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और कनेक्शन की वजह से क्या था, ये जो अमेरिका था ये बहुत टाइम से दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल आइसोलेट था, यानी कि बिल्कुल अलग था। और यहाँ पर तो वास्ट लैंड है, यहाँ पर अबेंडेंट क्रॉप्स है, यहाँ पर मिनरल्स हैं। तो वो उन्होंने देखा कि ये कंट्री जो है ये हर तरीके से बहुत ही अमीर है, बहुत ही ज़्यादा अमीर और मालदार मुल्क है। तो उन्होंने क्या किया, इन द मिड 16th सेंचुरी पुर्तगीज एंड स्पेनिश स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अमेरिका। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, पुर्तगीज एंड स्पेनिश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका पे कब्जा करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने अमेरिका पे कब्जा कैसे किया, उन्होंने किसी आर्म की वजह से, किसी हथियार की वजह से अमेरिका पे कब्जा नहीं किया, उन्होंने एक बीमारी की वजह से वहाँ पे कब्जा किया। उन्होंने वहाँ पे एक नई किस्म की बीमारी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं।
क्योंकि आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो था वो बहुत टाइम से बाकी दुनिया के लोगों से जो था बिल्कुल डिस्कनेक्ट था, इसलिए वहाँ के लोगों का जो इम्यून सिस्टम था वो वीक था, क्योंकि वो तो बाकी देश के लोगों से कभी मिले नहीं थे। ठीक है, तो जब यूरोपियन कंट्रीज वालों ने क्या किया, जब पुर्तगीज स्पेनिश उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किस्म की बीमारी जो है वहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो है इंट्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से हज़ारों के हिसाब से लोग जो है वहाँ अमेरिका में मर गए। और जब वहाँ के लोग जो है बहुत सारे तादाद में मर गए तो वहाँ की पॉपुलेशन जो एकदम से कम हो गई। और इस तरीके से यूरोपियंस ने अमेरिका को कैप्चर किया, उन पर कब्जा कर लिया। Till 19th century, Europe was suffering from poverty, disease, religious conflict. Till 18th century, India and China was the richest country in the world. अब देखिए 19th century तक यूरोप जो था वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी, और पॉपुलेशन के कारण क्या हुआ था, वहाँ पे डिजीज़ फैल रही थी, वहाँ पे भुखमरी, कहत साली वगैरह वहाँ पे हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और फूड वगैरह जो है पूरे लोगों तक नहीं पहुँचता था। और 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना जो थे ये ऐसी कंट्रीज थी जिसको सबसे रिचेस्ट कहा जाता था। जैसा कि आप सुनते होंगे अपने टीचर्स के साथ, आपने सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उसके चलते चलते क्या हो गया, चाइना ने क्या कर दिया, उसने अपना रूल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी उसने कहा कि अब ना हम बाकी के मुल्कों के साथ ना हम ट्रेड करेंगे और ना ही वहाँ के लोग हमारे साथ ट्रेड करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना है कि चाइना ने पहले जो है सिल्क रूट जो है एक रूट था, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो है चाइना के साथ और एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चाइना ने खुद को आइसोलेट कर दिया। अब जब चाइना ने खुद को आइसोलेट कर दिया तो यूरोपियन कंट्रीज क्या करती फिर। अब यूरोपियन कंट्रीज को तो उतनी टेंशन थी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट जो डिस्कवर किया था, और वो कॉन्टिनेंट कौन सा था, वो कॉन्टिनेंट था अमेरिका। तो उनको उतनी मुश्किल नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फोकस जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया, अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर दी, किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ। और अब जो है सबकी नज़र जो है अमेरिका पे रही, और यूरोप जो है वो इमर्ज हुए एज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब आपके लिए एक होम असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो किस तरह जो है एक डिजीज़ जो है वो अमेरिका में फैली, तो किस तरह जो है वो एक कोलोनाइज अमेरिका बन गई। तो ये आपको एक क्वेश्चन है, तो आप आई होप आप इसका आंसर जो है वो करेंगे और आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे के लिए बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 19th सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए 19th सेंचुरी के आते आते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना जो है उसने खुद को आइसोलेट कर दिया, अमेरिका जो है वो डिस्कवर हो गया। तो उसके आते आते क्या हुआ, जो पूरी दुनिया को जो एक नक्शा था वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो वर्ल्ड चेंजेस अ लॉट ड्यू टू पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उस टाइम पे एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई। हमारा कल्चर जो है वो एक्सचेंज हुआ, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हुई। तो दूसरा इसमें इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखिए अब इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कहा, उन्होंने कहा कि 3 तरीके के फ्लोज होते हैं या 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं। तो वो क्या क्या उन्होंने कहा, पहला कहा उन्होंने फ्लो ऑफ ट्रेड। तो फ्लो ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट रेफर लार्जली टू द ट्रेड इन गुड्स, फॉर एग्जांपल क्लॉथ और व्हीट। तो पहला जो है उन्होंने कहा कि एक होता है फ्लो ऑफ ट्रेड, जिसमें क्या होता है, चीज़ों की एक्सचेंज होती है, यानी कपड़े हैं हमारे पास अनाज है, उनका जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, या उनका फ्लो होता है। दूसरा उन्होंने कहा फ्लो ऑफ लेबर, द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत सारे लोग जो है सपोज गाँव से सिटीज़ में आते हैं इन सर्च ऑफ गुड जॉब। तो एक लेबर, एक इंसानों का भी जो क्या होता है, एक फ्लो होता है। और तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल। तो फ्लो ऑफ कैपिटल में क्या होता है, फ्लो ऑफ कैपिटल में होता है, जैसे सपोज आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत पैसा है, अब आप वो पैसों को संभाल के तो नहीं रखोगे ना, आप कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि इस पैसे को मैं कहीं और जगह जो है इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो उस टाइम पर भी क्या होता था, पैसों का भी क्या होता था, फ्लो होता था। ठीक है, तो जो कंट्रीज होती थी वो किसी दूसरी कंट्री में अपने पैसों को इन्वेस्ट करती थी। ठीक है, तो 3 तरीके के फ्लोज आए आपके पास। पहला है फ्लो ऑफ लेबर, पहला है आपके पास फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, और तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल।
तो उसके बाद हमारा नया सब टॉपिक है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटेन जो है, वहाँ पे क्या होने लगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। और जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आने लगे। अब जो लोग वहाँ पे आएंगे, उनको खाना तो है उनको कुछ, तो वहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो फूड है उसका प्राइस जो है वो कंटिन्यू जो है वो बढ़ने लगा। और उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक किस्म का, एक गवर्नमेंट जो उस टाइम की थी, उस पर एक उनको एक प्रेशराइज किया गया कि आप क्या करो, आप एक लॉ लाओ, एक कानून लाओ, जिस कानून का नाम उन्होंने रखा कॉर्न लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्न लॉ क्या होता है, जो उस टाइम के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेशराइज किया कि आप जो बाहर कंट्रीज से जो इंपोर्ट कराते हो, फूड जो है इंपोर्ट कराते हो, उसको आप रिस्ट्रिक्ट करो, उसको आप बंद करो। उससे क्या, वो कहने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे कि हम अपनी कंट्री में ही अनाज जो है उसको उगा सके। उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ जो है, एक कानून जो उसको इम्पोज किया, जिसको नाम रखा कॉर्न लॉ। उस कॉर्न लॉ की वजह से फिर क्या हुआ, जो वहाँ के जो लोग थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो अपने हिसाब से जो है अनाज का जो है रेट जो है वो बढ़ाने लगे, जिससे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा इसको अपोज किया, इस लॉ को अपोज किया, और एट द एंड फिर ये कॉर्न लॉ जो है इसको एबॉलिश किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कॉर्न लॉज वर scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country। अब देखिए क्या हुआ, जब कॉर्न लॉ जो इसको स्क्रैप किया गया, उसको एबॉलिश किया गया, तो इजीली फिर से स्टार्ट हुआ कि बाहर कंट्रीज से जो है वो फूड वगैरह आने लगा। तो उसके बाद जब बाहर कंट्री से फूड बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ब्रिटेन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आने लगी, तो उसका रेट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगा। और लोग जो है उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पे अनाज नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है इसका रेट, प्राइस जो है गिरने लगा, गिर गया है। तो वो क्या करने लगे, वो किसी और काम के लिए वो सर्च करने लगे। तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया, दे माइग्रेटेड, वो सिटीज़ से और बाकी गाँव से वो माइग्रेट होने लगे सिटी की तरफ, या किसी और सिटीज़ की कंट्रीज़ की तरफ वो माइग्रेट होने लगे। तो उससे क्या हुआ, ये कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में लगभग 50 मिलियन पीपल जो है वो यूरोप से माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका अभी नई कंट्री थी जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड से 150 मिलियन जो है एस्टिमेट किया जाता है लोग जो है वो इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर, इन सर्च ऑफ जॉब जो है वो माइग्रेट हुए, कहाँ की तरफ, अमेरिका की तरफ और बाकी ऑस्ट्रेलियन कंट्री और बाकी कंट्रीज की तरफ वो जो है माइग्रेट हुए। अब देखिए, अब जब लोग जो है बाकी कंट्रीज़ में माइग्रेट हुए, सपोज अमेरिका में अब माइग्रेट हुए, अब जिस लैंड पे उनको काम करना है, तो उनको अब रहना भी है, तो उनको यानी कि वहाँ पे मकान बनाना है, वहाँ पे उनको अपने लिए घर बनाना है। और इसके अलावा जब वो वहाँ पे अनाज जो है वो पैदा करेंगे, तो उस अनाज को पोर्ट तक ले जाना है, यानी कि उस वक्त में क्या होता था, समुद्री जहाज़ होता था, और समुद्री जहाज़ से ही जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो अनाज होते थे या दूसरी चीज़ें होती थी, उनको इम्पोर्ट किया जाता था या एक्सपोर्ट किया जाता था। तो वहाँ तक ले जाने के लिए क्या था, रेलवेज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। और इन सब चीज़ के लिए क्या ज़रूरत थी, इन सब चीज़ के लिए, जैसे अब रेलवेज़ को है, रेलवे जो है उनको लगाना है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसा होना चाहिए। यानी कि अब इसको आप रिलेट करो पिछले कंसेप्ट के साथ, यानी कि फ्लो ऑफ लेबर होने लगा, और इस तरह पैसों की ज़रूरत होने लगी, फ्लो ऑफ कैपिटल होने लगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज लंदन। अब ये पैसा कहाँ से आने लगा, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, वो क्या करने लगे, वो पैसा जो है इन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लगे। Thus, by 1890, a global agricultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement, pattern, capital flows, ecologies and technologies। तो ऐसे जो है आप देखेंगे कि 1890 में एक जो हमारी इकोनॉमी थी उसने एक अच्छा जो शेप लिया, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि वहाँ पे फ्लो ऑफ ट्रेड होने लगा, फ्लो ऑफ लेबर होने लगा, और फ्लो ऑफ कैपिटल भी होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो किस किस्म के 3 तरीके के जो मूवमेंट थे या फ्लोज थे जिसको इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था, तो आप मुझे इसका आंसर जो है वो बताएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है 19th सेंचुरी की वर्ल्ड को चेंज करने में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है, जो ये आज की दुनिया को आप ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं, ये सारा जो है टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। जिसे आप देखेंगे, रेलवेज है, स्टीम शिपिंग है, टेलीग्राफ है, ठीक है। ये एक ऐसी इन्वेंशंस थी जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। इसकी आप सिंपल आज एक एग्जांपल देख सकते हैं, इंटरनेट है ना। हम बार बार इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट जो है, इसने एक पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है, इसे आज हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही उस टाइम पर भी 19th सेंचुरी में भी रेलवे, स्टीम शिपिंग, टेलीग्राफ जो है, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लिया था, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया था। जिसे आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। उस टाइम में 19th सेंचुरी के टाइम में आपको एग्जांपल दूंगा। पहले टाइम में क्या होता था, फूड को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब लिया जाता था, तो उसको आपको पता है सी रूट से ही ज़्यादातर लिया जाता था। तो क्या होता था, जब उस कंट्री तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर जो अनाज होता था वो सारा ज़ाया हो जाता था या ख़राब हो जाता था। लेकिन जब रेलवेज़ का जो इन्वेंशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हम एट ए टाइम जो है बहुत ज़्यादा फूड को एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक पहुंचा सकते थे। और साथ में सिर्फ पहुंचा नहीं सकते थे, हम बहुत ही सस्ते रेट पर पहुंचा सकते थे और बहुत ही तेज़ी से जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचा सकते थे। यह एक एग्जांपल, ठीक है। दूसरा देखो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहले टाइम में और क्या होता था, एनिमल्स को भी क्या किया जाता था, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लेकिन उनको जिंदा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। लेकिन उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी, देखिए, जब शिप्स में एनिमल्स को जिंदा ले जाया जाता था, तो बहुत बार क्या होता था कि बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो एट ए टाइम उनकी डेथ हो जाती थी। या दूसरा क्या होता था, उनमें डिजीज़ होती थी, और डिजीज़ की वजह से भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा जानवर्स की डेथ हो जाती थी, बहुत ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हो जाती थी। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम थी, उस वजह से जो है एक आम आदमी तक जो है मीट का पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट तक दूसरी कंट्री तक पहुंचता था। लेकिन जब इन्वेंशन हुई रेफ्रिजरेटेड शिप्स की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब सपोज जैसे मैं मर्चेंट एक हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अमेरिका में ही अब एनिमल्स को खरीदा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको वहीं पे स्लॉटर करूँगा, ठीक है। और उनको क्या करूँगा, रेफ्रिजरेटेड शिप्स में डाल दूंगा और इजीली उसको दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दूंगा। इससे मेरी क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक तो जानवर भी नहीं मरेंगे, दूसरी डिजीज भी नहीं फैलेंगी, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ, यूरोप के लोगों में, जो गरीब लोग थे वहाँ के, उनको मीट जो है अब वो बहुत ही सस्ते रेट पे मिलने लगा। और उन्होंने अपने डाइट में और एक चीज़ को ऐड किया, और वो क्या था, वो मीट था। और इससे क्या हो गया, वहाँ के जो लोग थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, उनका जो स्टैंडर्ड है वो और ज़्यादा हाई हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जाते जाते लेकिन मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। वो है, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में क्या देखा, आपने देखा कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई, जिसमें एक्सचेंज ऑफ ट्रेड के साथ साथ या एक्सचेंज ऑफ बिजनेस के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ बिलीव्स हुए, आइडियाज हुए और कल्चर भी हुआ। उसके बाद हमने देखा प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि पुराने टाइम पे जो बहुत सारी कंट्रीज थी वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड थी, जिसमें हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा, जो एशियन कंट्रीज को यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करती थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह 16th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है चलते चलते जो है वो अमेरिका बन गया, क्योंकि चाइना ने अपना रोल जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया, उसने दूसरे कंट्रीज के साथ खुद को आइसोलेट किया। तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मूव हुए किस तरफ, अमेरिका की तरफ। उसके साथ साथ हमने देखा कि 19th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट ने 3 तरीके के फ्लोज जो है या मूवमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमने पहला देखा फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि जिसमें गुड्स आते हैं, आपका फूड आता है, तो किस तरह एक दूसरे से, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में
भेजा जाता है। ठीक है। दूसरा हमने देखा फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ लेबर में आपने क्या देखा कि 19th सेंचुरी के चलते चलते जब यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के बाकी कंट्रीज में, खासकर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो है माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमने देखा फ्लो ऑफ कैपिटल, जिसमें आपने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज में के जो लोग थे वो कैसे छोटी छोटी कंट्रीज में जो है वो इन्वेस्ट करने लगे। तो यहां तक आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने देखा एक छोटा सा कंसेप्ट जो था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आपने देखा किस तरह रेलवे से, इस तरह रेफ्रिजरेटर शिप से किस तरह उन्होंने एक दुनिया में एक इनकलाब जो है वो बर्पा कर दिया। तो आई होप आपको यहां तक जो है कंसेप्ट हैं और जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय।